नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारे अकाउंट के 3 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आप सभी को क्या किया था, अकाउंट का इंट्रोडक्शन बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आप सभी को साझेदारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, साझेदारों के बीच में लाभ हानि वितरण खाते के संदर्भ में उसके साथ कौन सी एंट्री पूंजी खाते में होगी और कौन सी एंट्री नहीं होगी, ये सभी के बारे में मैंने आप सभी को समझाया था। तो इसी टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे, जिसमें हम आप सभी के सामने क्या रखने वाला हूँ, कुछ नए टॉपिक्स रखूंगा जो कुछ नए नियम के साथ रहेंगे और उसके आधार पे मैं क्या करूंगा, आप सभी को सवाल बताने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक के साझेदारी। तो जैसा आप सभी के सामने मैं बोल रहा था, कुछ आज नियम बताएंगे। तो कुछ नियमों में केवल 2 नियम हमारे बाकी रह गए हैं, जो आहरण पर ब्याज की गणना है और दूसरा हमारा क्या है, कमीशन की दर। ये दोनों ही मोस्ट टाइम पॉइंट है, जिसमें मैं सबसे पहले आप सभी को बता दे रहा हूँ आहरण पर ब्याज के बारे में। तो देखो बच्चों, आहरण पर ब्याज का दर तो हमें पता है, ब्याज का सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, पी आर एन अपॉन में क्या आता है, 100 आता है। ये तो हमारा क्या है, ब्याज का सूत्र होता है। इसी ब्याज के सूत्र पर से ही हमें क्या करना है, कुछ नियम अलग रखे गए हैं आहरण पर ब्याज के लिए। अगर आहरण पर ब्याज महीने के हिसाब से देगा तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के करना पड़ेगा, और अगर वार्षिक देगा तो वार्षिक परसेंटेज की दर इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। तो सर जैसे महीने के साथ कैसे रखना पड़ता है, तो देखो अगर आहरण के लिए बोला जाए, आहरण पर ब्याज के नियम, देखो सबसे पहला नियम, जब आहरण प्रति मास के प्रारंभ में होता है, जब आहरण प्रति मास के प्रारंभ में होता है तो उसके लिए कुछ अलग कंडीशन हो जाती है, और प्रति मास के मध्य में हो जाए तो उसके लिए कुछ और कंडीशन हो जाती है, और अगर प्रति मास के अंत में हो जाए तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो देखो क्या क्या कंडीशन है, ये आप सभी के सामने रखता हूं मैं। जैसे आहरण प्रति माह के प्रारंभ में किया हो तब, ऐसी कंडीशनों के लिए क्या होता है, आई के लिए सेम वही सूत्र रहेगा, पी आर एन बटे में 100। लेकिन यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा, n के लिए तुम्हें रखना पड़ेगा, फिक्स है 78 बटे में 12। तो सर ये 78 बटे में 12 क्यों आया है, क्योंकि प्रति माह के किसमें है, प्रारंभ में मतलब 1/4 से स्टार्ट होगा, कोई भी सन दिया जहाँ पे दिया हो तो वह हमारा प्रति माह के क्या हो जाता है, प्रारंभ में हो जाता है। इसलिए उसमें क्या लिखा जाता है, 78 बटे में 12 लिखा जाता है। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, प्रति माह के मध्य में हो। मध्य मतलब जैसे मैंने क्या बोला, प्रारंभ में होगा तो 1 तारीख लिखा, मध्य होगा तो कौन सी तारीख होगी, 15 तारीख होगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही लिखूंगा मैं, आहरण अगर प्रति माह के मध्य में किया गया हो तब, यानी कौन सी डेट पर, 15/4 से स्टार्ट किया हो, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से 6 माइनस कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा, 78 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 बटे में 12। तो यहाँ मैं लिखूंगा सेम सूत्र, I बराबर पी आर एन बटे में 100। ठीक है। यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हमारा 72 बटे में 12। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब आहरण पर ब्याज के लिए अगर अब जैसे यहाँ मध्य हुआ, प्रारंभ हुआ, अब क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, आहरण यदि प्रति माह के अंत में हो तब हम क्या करेंगे, अंत में मतलब कौन सा, 31 अप्रैल का है तो 30 होगा, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30, तो 30/4 को अगर किया होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, n की जगह उसमें क्या आ जाएगा, फिर से 6 माइनस करेंगे, तो 72 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 बटे में 12। I बराबर पी आर एन अपॉन में 100, जहां पर हमें n बराबर क्या रखना पड़ेगा, n बराबर 66 बटे में 12। और अगर इसके बारे में आप सभी को विस्तार से अगर जानना हो
तो आप मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर कैसे ये 78/12 आता है, कैसे ये 72/12 आता है और कैसे ये 66/12 आता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा क्या है, आहरण पर ब्याज वाला का जो नियम था वो आप सभी के सामने बता चुका हूँ। अब हमारा नियम किसके बारे में आएगा, कमीशन की गणना में आएगा। कमीशन की गणना में भी हमें क्या करना है, दो प्रकार के कमीशन होते हैं, एक मैनेजर का कमीशन होता है और एक साझेदार का कमीशन होता है। तो मैनेजर का कमीशन में क्या करना है और साझेदार के कमीशन में क्या करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा आप सभी को मैं किसके बारे में बता रहा था, कमीशन के बारे में बता रहा था। तो बच्चों कमीशन दो प्रकार के तुम्हें बांटने होते हैं। वो कमीशन कौन कौन सा होता है, या तो एक साझेदार का होगा या तो साझेदार के अलावा। साझेदार के अलावा किसी का भी होगा कमीशन, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, कमीशन की दर प्लस नहीं करनी है। और अगर साझेदार का कमीशन की बात करेगा तो उसमें कमीशन की दर प्लस करनी है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान देना और दोनों पॉइंट को विस्तार से मैं समझाता हूं। देखो एक साइड में लिख देता हूं साझेदार का कमीशन, ठीक है, और एक साइड में क्या लिख दे रहा हूं, अन्य व्यक्तियों का, अन्य व्यक्ति का कमीशन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है ध्यान में लेने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊं, मैनेजर के साझेदार का कमीशन में, साझेदार के कमीशन में याद रखना, जब भी साझेदार के कमीशन के बारे में पूछेगा तो उसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला बोलेगा बढ़ते लाभ पर होगा, बढ़ते लाभ पर अगर कमीशन बोलेगा तो कमीशन की दर प्लस होगी। दूसरा पॉइंट, शुद्ध लाभ पर बोलेगा तो भी कमीशन की दर क्या होगी, प्लस होगी। शुद्ध लाभ पर कमीशन की गणना करने के लिए बोलेगा तो भी कमीशन की दर क्या होगी, प्लस होगी। फिर तीसरा चीज हमारा क्या है, बढ़ते लाभ पर हो गया, शुद्ध लाभ पर भी हो गया, और अगर साझेदार का लाभ पर से अगर कमीशन का बोलेगा उसमें भी कमीशन की दर क्या होगी, प्लस होगी। साझेदार का लाभ पर से कमीशन के बारे में पूछा है तो भी कमीशन की दर क्या होगी, प्लस होगी। जिसमें हमारा क्या सूत्र हो जाएगा, आई बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, P/N/100 होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना कमीशन की दर की बात हो रही है, तो कमीशन की दर में प्लस क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, कमीशन की दर प्लस हो जाएगी। ये तीनों कंडीशनों के लिए याद रखना। और जबकि अन्य व्यक्तियों का हो तो अन्य व्यक्ति में तुम्हारा मैनेजर भी आ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति भी आ सकता है, तीसरा पक्षकार भी आ सकता है। तो इसकी कमीशन के दर के लिए सेम यही पॉइंट है, बढ़ते लाभ की जगह क्या हो जाएगा, घटते लाभ पर हो जाएगा। घटते लाभ पर कमीशन की दर बोला हो, कमीशन निकालने के लिए बोलेगा तो सेम फॉर्मूला, I बराबर P/N बटे में 100। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, शुद्ध लाभ है, तो शुद्ध की जगह अगर किसका नाम दिया हो, पेढ़ी का लाभ दिया हो, तो हमारा कमीशन की दर प्लस होगा नहीं। पेढ़ी का लाभ पर कमीशन बोले तो भी कमीशन का दर प्लस होगा नहीं। फिर तीसरे पॉइंट पे जैसे साझेदार का लाभ दिया हो तो साझेदार का लाभ जब नहीं दिया जाएगा और फिर मैनेजर का कमीशन बोलेगा तो उसमें अन्य व्यक्ति का कमीशन बोलेगा तो उसमें भी हमारे प्लस करना नहीं है। यानी कुल मिला जुला के मैं अगर बोलूं तो साझेदार के अगर कमीशन रहेगा तो उसमें कमीशन की दर प्लस करोगे, और अगर नहीं दिया होगा, तीसरे पक्षकार का होगा, तो उसमें कमीशन की दर प्लस करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। इसी से रिलेटेड अब मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन रखने से पहले एक बार याद रखना, अगर आने वाला आपको सभी को वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आप सबके सामने आ जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी के सामने मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं जो आयरन पर ब्याज के लिए है, जिसमें मेरा पहला सवाल देखते हैं क्या है। बोला गया है एक साझेदारी पेढ़ी में से प्रति माह, देखो प्रति माह के कहां बोला गया है, अंत में बोला गया है, प्रति माह के अंत में बोला गया है। यानी ये तो हमें पता चल गया कि आहरण पर ब्याज की गणना करते समय हमें n की जगह क्या रखना है, 66/12 करना है। लेकिन इसके आगे क्या है ये देखते हैं। बोला गया है प्रति माह के अंत में एक समान रकम मतलब पूरे महीने में हमें एक ही रकम को रखना है आहरण के लिए। ये भी एक पॉइंट हुआ।
एक समान रकम का आहरण करता है और वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण है। ये एक मोस्ट आईएमपी पॉइंट है जो मासिक की जगह कितना आहरण दिया गया है, वार्षिक आहरण दिया गया है। तो वार्षिक आहरण की जगह हमें क्या करना है, उसको जो वर्ष का है उसको हमें महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको हम पहले क्या करेंगे, महीने में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका ब्याज की गणना निकालेंगे। लेकिन आगे क्या कहा गया देखो, यदि आहरण पर वार्षिक 12% की दर से, 12% की दर से मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो वार्षिक आहरण है उसको हमें मासिक में कन्वर्ट करना है। तो वार्षिक आहरण कितना है आपके सामने, 12 है। तो मासिक में माह में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वार्षिक है तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीने होते हैं। तो 12 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 12,000 बटे में क्या आ जाएगा, 12, यानी प्रति माह वो कितना आहरण करेगा, 1,000 रुपए का आहरण करेगा। ये जो आहरण की रकम आई है प्रति माह के प्रारंभ में, वो हमारा किसका होगा, वो हमारा प्रिंसिपल प्राइस हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा, जो कितना है 1,000। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद हमें ब्याज की दर दी गई है। ब्याज की दर को क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है, जो कि आर कितना परसेंट बोला गया है, 12%। तो मैंने 12% भी लिख दिया। फिर उसके बाद एन हमें देखना है, तो एन हमारा वर्ष तो कुछ है नहीं, हमें क्या करना है, प्रति माह के अंत में, तो प्रति माह के अंत में है उसके अनुसार हमें क्या रखना पड़ेगा, 66 बटे में 12। अब आपके सामने सब कुछ रख दिया गया है, अब खाली कैलसी का उपयोग करना है। तो कैलसी का उपयोग करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखूंगा, I बराबर पी आर एन अपॉन में 100। तो जहां पर हमारे पास P कितना है देखते हैं, P हमारे पास 1,000 है, 1,000 किया। R हमारे पास 12% है, 12 लिखा। उसके बाद N है, N की जगह मुझे क्या लिखना है, 66 बटे में 12। ठीक है, यहाँ पे बटे में कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, 0 से 0 डबल कैंसिल हो गया। यहाँ आया कितना, 660 रुपए। 660 रुपए हमारा क्या आ गया, आहरण पर ब्याज। तो तुम्हें फाइनल आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा, किसका है, साझेदार का है, तो साझेदार का लिख देना, आहरण पर ब्याज कितना रुपए आया, 660 रुपए का हुआ। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, हिरल प्रति माह के प्रारंभ में, प्रति माह के कहां बोला गया है, प्रारंभ में बोला गया है। प्रति माह के प्रारंभ बोला है, मतलब हमें ये पता चल गया कि n बराबर हमें क्या रखना है, 78 बटे में 12 करना है। और प्रति माह के प्रारंभ में कितना आहरण कर रहा है, 500 रुपए का आहरण करता है। और यदि आहरण पर ब्याज वार्षिक कितना परसेंट बोला है, 10% बोला गया है, मतलब ब्याज की दर भी हमारे पास सामने कितनी रख दी गई है, 10 रख दी गई है, तो वो भी हम लिख लेंगे। उसके बाद बोला गया है ब्याज वसूल करता है, तो वार्षिक आहरण, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया था, वार्षिक आहरण पहले से दे चुका था, तो उसको मासिक में हमने कन्वर्ट किया। तो अब हमें वार्षिक दिया गया है, मासिक दिया गया, उसको वार्षिक में कन्वर्ट करना है। तो हम जैसे यहाँ 12 से डिवाइड किए थे, वहां पे 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। फिर बोला गया है आहरण पर ब्याज की गणना करो। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया गया है। तो प्रति माह के अंत में प्रारंभ में दिया है, मतलब हमें n बराबर क्या रखना पड़ेगा, 78 बटे में 12 करना पड़ेगा, ये भी हो गया। इसके बाद हमें ब्याज की दर दी गई थी, जो कितना परसेंट है, 10% है, ये भी मैंने लिख दिया। और प्रिंसिपल प्राइस यानी मूलधन हमें कितना दिया गया है, 500 की दर से, तो 500 रुपए मैंने एक मूलधन रख दिया। लेकिन अभी सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसको वार्षिक में कन्वर्ट करना है। तो वार्षिक आहरण लिखूंगा मैं, वार्षिक आहरण। तो वार्षिक आहरण में हमें क्या करना पड़ेगा, 500 गुणे 12 करना पड़ेगा। तो 500 गुणे 12 किया तो कितना आ गया, 12 पंचे 60, यानी कितना आ गया, 6,000 रुपए वो एक वर्ष का आहरण करता है। तो पहले का आंसर हमारा निकल चुका है। सेकंड हमारा आहरण पर ब्याज की गणना है। तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए मैं लिखूंगा आहरण पर ब्याज की गणना। तो गणना में क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पी आर एन बटे में 100, जहां पर हमारा पी कितना है, 500 है, 500 लिखा। आर हमारे पास 10% है, 10% लिखा। और एन हमारे पास कितना है, 78 बटे में 12। और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 100। अब यहाँ में कैलकुलेशन का उपयोग करना है, तो कैलकुलेशन का हम उपयोग करेंगे। तो कैसे में करो, कितना आ रहा है, फटाक से जल्दी फास्ट करो। तो हम देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए,
ठीक है, अब उसके बाद इसको काटते हैं। इसके बाद क्या है, के उपयोग में 50 गुणे 78/12 करना है, तो कितना आ गया बच्चों आप सभी का 325 रुपए आ गए। तो 325 रुपए आए, यानी इसमें आहरण पर ब्याज कितना आ गया 325 रुपए। यहां लिखेंगे आहरण पर ब्याज 325 रुपए होगा। क्लियर हुआ? ये तो हुआ आहरण पर ब्याज के बारे में। अब हमारे सामने क्वेश्चन रखा गया है कमीशन के बारे में। देखो कमीशन के बारे में क्या, किसके बारे में क्या कहा गया है, साझेदार का बोला गया है या किसी तीसरे व्यक्ति का कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन में। तो देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अमृता और दिव्या, अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है, मतलब ये दोनों साझेदार हैं। ठीक है, साझेदार को नाम लिखा गया है अमृता और दिव्या। इनकी पूंजी का प्रमाण, इनका पूंजी का प्रमाण, ये मोस्ट टाइम पॉइंट है जिसके चलते बच्चे क्वेश्चन अक्सर क्या करते हैं, गलत करते हैं। अक्सर क्वेश्चन क्या होता है इसमें गलत होता है, क्योंकि ये पूंजी का प्रमाण है, बच्चे इसको लाभ हानि के प्रमाण के अनुसार बांट देते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अमृता को, अब अमृता को कमीशन घटाने के बाद, यानी अमृता को कमीशन दिया जा रहा है। अमृता कौन है, देखते हैं यहाँ पे, अमृता हमारी कौन है, साझेदार, साझेदार है, यानी मैंने अभी पॉइंट क्लियर किया था आप सभी को नियम के अनुसार में, जब साझेदार का कमीशन बोलता है तो कमीशन की दर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यही पॉइंट था, यहाँ पे कमीशन का किसके बारे में बोला गया है, अमृता के बारे में बोला गया है। तो अमृता हमारी साझेदार है, मतलब ये बात तो फिक्स हो गई कि कमीशन की दर क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो आगे क्या बोला गया है, अमृता को उसके कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर, ये भी दूसरा पॉइंट आ गया, शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ जब रहता था तो भी यहाँ पे क्या होता था, कमीशन की दर प्लस होती थी। तो यहाँ पर भी कमीशन की दर क्या करना पड़ेगा, प्लस करने का एक और नियम मिल गया, जो कितने परसेंट से बोला गया है, 8% की दर से बोला गया है कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ दिया गया है कितना, 96,876 दिया गया है, तो अमृता को मिलने वाली कुल रकम कितनी होगी, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अमृता का कमीशन हटाना पड़ेगा। तो अमृता की कमीशन की गणना करेंगे। अमृता का कमीशन बराबर क्या होगा, सूत्र के अनुसार हमें पता ही है क्या होगा, PRN बटे में 100। यहाँ P मतलब क्या होगा, शुद्ध लाभ, यहाँ लिख देता हूँ, सूत्र भी लिख देता हूँ, शुद्ध लाभ गुणे N की जरूरत नहीं है, कमीशन की दर बटे में, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस R आ जाएगा, 100 प्लस कमीशन की दर। तो सबसे पहले देखते हैं शुद्ध लाभ हमारे सामने कितना है। तो शुद्ध लाभ हमारे सामने है 96,876 गुणे कमीशन की दर कितना परसेंट बोला गया है, 8% बोला गया है। तो 8 लिखा बटे में 100 किया और प्लस कितना किया, 8 किया। तो आप सभी एक एलसी पे क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है, 7,75,008 7,75,008 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो इसको हमें इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय क्या आएगा, डिवाइड करने पे आया हमारा 7,176 जो क्या आ गया, हमारा कमीशन आ गया। ये कमीशन किसका है बच्चों, ये कमीशन किसका है, अमृता का है। यहां लिखेंगे अमृता का कमीशन। अमृता का कमीशन आ चुका है। अब अमृता का कमीशन हम क्या करेंगे, शुद्ध लाभ से हटाएंगे। तो शुद्ध लाभ से हटाएंगे, यहाँ पर लाभ से हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, केवल साझेदारों का लाभ बचेगा। तो साझेदारों को लाभों को हमको क्या करना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। तो देखो इसके आगे का प्रोसेस लिखेंगे, साझेदारों का लाभ, साझेदारों का लाभ, लाभ बराबर क्या होगा, पेढ़ी का लाभ माइनस क्या हो जाएगा, अमृता का कमीशन। ठीक है, अमृता का कमीशन। अब यहाँ पेढ़ी का लाभ कितना दिया गया है, हमारे सामने दिया गया है 96,876 96,876 माइनस हमें कितना करना है, अमृता का कमीशन। तो अमृता का कमीशन दिया है 7,176
7,176। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आ गया, 89,700। 89,700 ये हमारा क्या आ गया, पेढ़ी का लाभ आ गया, यानी साझेदारों का लाभ आ गया। तो साझेदारी के लाभ को हमें क्या करना है, लाभ हानि के प्रमाण में बांटना है। लेकिन सर इसमें तो लाभ हानि का प्रमाण ही नहीं दिया है। तो जब लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया गया है तो मैंने आप सभी को वीडियो नंबर किस में, पहले में भी, दूसरे में भी क्लियर किया था, तीसरे में भी क्लियर किया था। दोनों में मैंने बताया था जब साझेदारों का कोई लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया जाता है तो उसको समान प्रमाण में बांट दिया जाता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, समान प्रमाण में बांट देंगे। और पूछा किसका गया है, अमृता को मिलने वाली कुल रकम। तो अमृता का पूछा है तो अमृता का निकालते हैं। अमृता का लाभ में हिस्सा, ठीक है। अमृता का लाभ में हिस्सा क्या होगा, देखते हैं। यहां पर हमें लाभ दिया गया है, साझेदारों का कुल लाभ दिया गया है 89,700। साझेदार दो थे, कहां लिख दूं मैं, यहां मैंने लिखा अमृता और दिव्या, जिनका पूंजी का प्रमाण दिया था, लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया था। लाभ हानि का प्रमाण ना दिया होने से इसको हम समान प्रमाण में बांट देंगे। तो हमें अमृता का निकालना है, तो अमृता का 1 है गुणे 1, और टोटल कितना है, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 से भाग कर दिया, 1 भागे 2 किया तो कितना आ गया, 44,850। कैसे आप सभी के हाथ में है 44,850, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अमृता का लाभ, अमृता का लाभ। तो बच्चों यहां तक तो क्लियर हो गया, अमृता का लाभ भी निकल गया। लेकिन लाभ के साथ साथ हमें क्या बोला गया था, कुल मिलने वाली रकम। तो अमृता को मिल क्या रहा है, लाभ भी मिल रहा है और कमीशन भी मिल रहा है। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो उसकी मिलने वाली कुल रकम आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे अमृता को मिलने वाली कुल रकम, अमृता को मिलने वाली कुल रकम, जिसमें उसको क्या क्या मिल गया है, लाभ मिला है और प्लस क्या करेंगे, कमीशन मिला है। तो लाभ हमारे सामने कितना आया है 44,850 और प्लस कमीशन हमारे सामने कितना आया था, हमने निकाल चुके हैं 7,176। अब इसको हम प्लस करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आया बच्चों, कैसे पे करते हैं, प्लस करने पर आया है 52,026। 52,026 आया अमृता को मिलने वाली कुल रकम। तो लास्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा इन शब्दों में भी, अमृता को कुल 52,026 रुपए मिला, ठीक है। यहां तो ये हमारा कौन सा टॉपिक था, साझेदारों का कमीशन था। आने वाला टॉपिक किसका रहेगा, मैनेजर का कमीशन रहेगा या तो किसी तीसरे पक्षकार का कमीशन रहेगा, जिसमें कमीशन की दर प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं सवाल है, इसके पहले हमने कौन सा सीखा, साझेदार का कमीशन सीखा। अब हमें किसका सीखना है, तीसरे पक्षकार का कमीशन, जिसमें किसी भी प्रकार का तुम्हें कमीशन की दर प्लस करना नहीं होता। तो देखो इसमें क्या है, सवाल के अंदर बोला गया है अंकित, अंकित है, अमित है और आशा है, जिनके पूंजी लाभ हानि का प्रमाण कितना दिया गया है, 3:2:4। यहां मैं नाम भी लिख सकता हूं, अंकित, अमित और आशा, ठीक है। इनके लाभ हानि का प्रमाण कितना दिया गया है, कैसे पता चला लाभ हानि का प्रमाण है, ये भी बता दे रहा हूं मैं आप सभी को। बोला गया है कि प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है, मतलब ये इसका कौन सा प्रमाण होगा, लाभ हानि का प्रमाण होगा। कौन सा प्रमाण होगा, लाभ हानि का प्रमाण दे दिया गया है। इसके बाद आगे क्या बोला गया है, मैनेजर को। अब ये मैनेजर कौन है, मैनेजर क्या बोला है कि कोई अंकित है या अमित है या आशा है, ऐसा कोई सूचना नहीं दिया है। मतलब हम इसको क्या मानेंगे, तीसरा पक्षकार मानेंगे, यानी कि अन्य व्यक्ति। तो अन्य व्यक्ति के साथ तुम्हें कमीशन की दर प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो आगे क्या बोला गया है, मैनेजर को उसको कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ पर, बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है सर, आपने तो लिखाया था कि बढ़ते लाभ पर हमें कमीशन की दर प्लस करना पड़ता है।
लेकिन इसके अंदर ऐसा क्यों नहीं करना, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें कमीशन किसके बारे में बोला है, मैनेजर के बारे में बोला है, यानी तीसरा व्यक्ति है। और हमारा टॉपिक वो बढ़ते लाभ पर किसके लिए था, साझेदार के लिए था, जबकि ये साझेदार नहीं है, मैनेजर किसी प्रकार का साझेदार नहीं बोला गया है, इसलिए इसमें कमीशन की दर प्लस होगी नहीं। फिर इसके बाद आगे क्या बोला गया है, अमित का लाभ दे दिया गया है, अमित का लाभ 30,000 दिया है। देखो ये रहा अमित, जिसका लाभ दिया गया है 30,000 रुपए दिया गया है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो मैनेजर की कमीशन की गणना कीजिए। अब देखो मैनेजर का कमीशन गणना करते समय हमें क्या चाहिए, पहले सबसे पहला काम पेढ़ी का लाभ चाहिए, जो कि पेढ़ी का लाभ दिया नहीं है, लेकिन पेढ़ी का लाभ नहीं है, लेकिन साझेदार का तो लाभ दिया है। तो साझेदार के लाभ के आधार पे हम पेढ़ी का लाभ आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहला काम, अमित का लाभ में हिस्सा कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, और उसका लाभ कितना है, 30,000। लेकिन पेढ़ी का लाभ चाहिए, तो पेढ़ी के लाभ के लिए हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, उसके अनुपात को जोड़ना पड़ेगा। तो उसका अनुपात को जोड़ा मैंने, 3 और 2 5 हुआ, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कुल पेढ़ी का लाभ कितना मानेंगे, अनुपात के रूप में 9 को मानेंगे। तो एक साइड मैंने लाभ लिखा और एक साइड मैंने क्या लिखा, अनुपात लिखा। देखो आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। जब हमारा साझेदार अमित था, यहां मैंने अमित का लिखा, अमित का लाभ कितना है, 30,000 है, 30,000 लिखा, और उसका अनुपात कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। इसके बाद हमें चाहिए पेढ़ी का, तो मैंने नीचे लिखा पेढ़ी, पेढ़ी का अनुपात टोटल कितना था, 5, 3 2 5 और 4 9, 9 अनुपात में कितना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 30,000 गुणे 9 किया और बटे में 2 किया, यानी कितना आ गया, 1,35,000, 1,35,000 आया। कैसे पे आप सभी कर ही रहे हैं, 1,35,000 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, पेढ़ी का लाभ। तो हमने लिखा पेढ़ी का लाभ, पेढ़ी का लाभ कितना आया है, 1,35,000। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमें पूछा गया है मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए, तो मैनेजर की कमीशन की गणना करेंगे। मैनेजर के कमीशन की गणना, ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेढ़ी का लाभ गुणे कमीशन की दर, कमीशन की दर बटे में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ कमीशन की दर क्यों नहीं प्लस हुई, क्योंकि ये किसका लाभ है, मैनेजर का, मैनेजर कौन सा है, तीसरा कोई व्यक्ति है। यहाँ पर पेढ़ी का लाभ कितना हमारा है, 1,35,000 गुणे कमीशन की दर कितना परसेंट बोला गया था, कमीशन की दर का परसेंटेज दिया गया था, कहाँ है, ये रहा, 10% दिया गया है। तो यहाँ मैंने 10 लिखा और बटे में कितना कर दिया, 100, यानी आ गया 13,500, ठीक है, ये हमारा आ गया 13,500। तो हमारा मैनेजर का कमीशन भी आ गया, मैनेजर का कमीशन आ गया 13,500 रुपए होगा, ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हुआ, मैनेजर का कमीशन होगा। अगर इसी के साथ साथ पूछता कि अन्य साझेदारों का भी लाभ निकालना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आप सभी को समझा दूं। देखो साझेदार कौन कौन था, अंकित, फिर उसके बाद और कौन है, अमित, और तीसरा कौन था, आशा, ठीक है। यहाँ पर अंकित का पेढ़ी का लाभ कितना है, पेढ़ी का लाभ डायरेक्ट में निकालता हूँ, पेढ़ी का लाभ हमारे पास है 1,35,000, और जबकि अंकित का हिस्सा कितना है लाभ में, 3 हिस्सा है, तो यहाँ गुणे 3 करूंगा और बटे में 9 करूंगा, तो कितना आ गया बच्चों, फटाक से करो जल्दी से, कितना आ गया, 45,000, 45,000 रुपए आए। उसी तरह इसका भी निकालेंगे, अमित का भी, 1,35,000 गुणे अमित का हिस्सा कितना है, 2, तो 2 और बटे में कितना आ गया, 9, तो इसमें कितना आ गया, 30,000, कितना आ गया, 30,000। कैसे पे कर ही रहे हैं, क्योंकि देखो एक सिंपल सा तरीका ही मैं बता सकता हूँ, जितना भी पेढ़ी का लाभ होगा उसको कुल अनुपात से भाग कर दो और उसके बाद क्या करते रहो, गुणा करते रहो, उसके बाद क्या करते रहो, गुणा करते रहो। तो देखो जब मैंने भाग किया 9 को, 101,35,000 को 9 से भाग किया तो 15,000 आया,
ठीक है। 15,000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। फिर 15,000 का गुणा कितने से करोगे 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 45,000। और अब तीसरा तरीका जो हमारा था आशा का, तो 1,35,000 किया गुणे कितना आ गया 4/9, यानी इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 ही रहेगा। और 15 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। ये हमारा आसानी तरीके से हम इसको सारे साझेदारों का लाभ भी हमने निकाल दिया, मैनेजर का कमीशन भी निकाल दिया, और मैंने कमीशन वाला टॉपिक भी पूरा हो गया। कितना आसान था ये टॉपिक जिसके पीछे हम जूझ रहे थे। इसमें हम आसानी से 3 नंबर निकाल सकते हैं। सेक्शन सी में इसके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ, क्लियर हुआ, जिसमें मैंने आहरण पर ब्याज और कमीशन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे चुका हूं। अगर आप सभी को हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने के साथ साथ ही तुम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अन्य लोग भी क्या कर सके, देख सके। जय हिंद।